हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एचपी पीजीटी केमिस्ट्री बैच के लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। आज हम उसी मॉक टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 2 मॉक टेस्ट 2 करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज नॉट हर्मिशियन। ये क्वांटम का क्वेश्चन है जो हमने कल कर लिया। सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी हमारा कल हो चुका। थर्ड क्वेश्चन ये भी हमारा कल हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है द पॉसिबल जे वैल्यू फॉर D3 टर्म सिंबल इज। आपको पता है जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए टर्म सिंबल निकालते हो वो कैसा होता है 2s+1 L J। ये होती है आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये L और ये J। तो यहाँ पे 3 2s+1 की वैल्यू कितनी आ रही है 3। इट मीन्स आपका 2s कितना आ गया 2 और s की वैल्यू 1। नाउ आपकी टर्म है 2, तो की वैल्यू जैसे 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है s, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग p, 2 के d, 3 के f। तो इट मीन्स 2 के d के कॉरेस्पॉन्डिंग l की वैल्यू क्या होती है 2। तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट j तो कैसे करोगे, इसकी वैल्यू होगी l माइनस एस से लेके l प्लस एस तक। l माइनस एस इज 2 माइनस 1, l प्लस एस इज 2 प्लस 1। तो 2 माइनस 1 इज 1, 2 प्लस 1 इज 3 और इसके बीच में 2, तो 1 2 3। दीज 3 आर द पॉसिबल j वैल्यूज। अगर तो उसने क्वेश्चन में पॉसिबल j वैल्यूज लिखा होता कितनी आ सकती है तो कितनी है 3, उस अकॉर्डिंग हमारा आंसर बन रहा है बी। और अगर हम वैसे देखें तो 1 2 3 इन 3 वैल्यूज में हम कौन सी रखेंगे। तो अगर हम 2 और 3 दोनों आ रही है ना वैल्यू की बात करें तो हम देखते हैं ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। ग्राउंड स्टेट के लिए आपके पास कंडीशन होती है कि अगर तो आपके पास लेस देन हाफ फील्ड है तो कौन सा ले लोगे L माइनस एस वाला, दैट इज 1। वो तो ऑप्शन में नहीं है तो हो गया नेग्लेक्ट। और अगर आपके पास मोर देन हाफ फील्ड है तो यू विल टेक द वैल्यू ऑफ L प्लस एस, दैट इज 2 प्लस 1 3। और वो ऑप्शन में गिवन है तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स प्रेजेंट इन F3 टर्म इज। इस वाले टर्म में कितनी माइक्रोस्टेट्स प्रेजेंट है। तो माइक्रोस्टेट्स कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है 2s+1 इंटू 2l+1। दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। अब जैसे मैंने आपको बताया दिस टर्म इज बेसिकली इक्वल टू 2s+1, तो 2s+1 तो आ गया 3। अब s पे f है, f के लिए l की वैल्यू काउंट कर ले तो s p d f 0 1 2 3। तो f के लिए l की वैल्यू क्या होती है 3। तो 2s+1 इज 3, 2 into 3 plus 1 that is 3, 2 3s are 6 plus 1 is 7, तो 21। तो 21 microstates are present in this, तो option number B is the correct answer. Next, the spectroscopic ground state term symbol for the octahedral aqua complex of manganese 2, chromium 3, copper 2 respectively are। इन सब के लिए आपको ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फाइंड करना है। तो अगर मैग्नीज 2, क्रोमियम 3, कॉपर 2 सबका कॉम्प्लेक्स किसके साथ बनाना है एक्वा ऑक्टाहेड्रल। तो सीएफएसई की एप्लीकेशन से पता है ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कैसे बनेंगे हाई स्पिन। तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीज 2 की। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 18 3d5। तो हाई में 5 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। If this is your T2G, this is your EG. तो हाई स्पिन 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे फिल करते हैं। फिर इसके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कैसे निकलेगा +2 +1 0 -1 -2। एल की वैल्यू क्या आएगी आपके पास समेशन ऑफ एम एल। इन सब की वैल्यूज को प्लस कर दो। 2 + 1 इज 3 +0 3 -1
2 -2 0, तो L तो आ गया 0, तो कॉरेस्पॉन्डिंग सिंबल इज S। स्पिन की वैल्यू, आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, और सबके सब क्या है अप स्पिन, तो इट इज 5/2, तो 2s plus 1 that is equals to 2 into 5/2 plus 1 that is 6। तो इसके लिए आपके पास टर्म कौन सी आ गई 6s। ऐसे हम क्रोमियम 3 और कॉपर 2 इन सब के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। कमिंग टू क्रोमियम 3, क्रोमियम 3 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 18 एंड 3d3। तो 3d3 कैसे फिल करेंगे 1 2 3 +2 +1 0, तो L की वैल्यू 2 + 1 3 + 0 3, तो 3 आ गया। 3 के लिए S P D F, F होता है आपके पास सिंबल है ना। और स्पिन 3 इलेक्ट्रॉन है जिनकी स्पिन हाफ है, तो 3/2, तो 2s + 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई 2 × 3/2 + 1 दैट इज 4। तो इसके लिए आपके पास ग्राउंड स्टेट टर्म आ गई 4f। कमिंग टू लास्ट वन कॉपर 2, तो कॉपर 2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके पास है 3d9। तो हाउ टू फिल हाई स्पिन 3d9, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, +2 +1 0 -1 -2, +2 × 2 +4, +2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, +1 × 2 2 +4 +2 6, 0 का कोई काउंट नहीं, 6 -1 में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2, तो 6 -2, और ये भी -2, तो 6 -2 -2 इज 2, तो L की वैल्यू आ गई 2, तो कॉरेस्पॉन्डिंग सिंबल D। और स्पिन पेयर्ड अनपेयर्ड कैंसल आउट, पेयर्ड अनपेयर्ड कैंसल आउट, पेयर्ड अनपेयर्ड कैंसल आउट, ठीक है, पेयर्ड अनपेयर्ड कैंसल आउट, और ये अनपेयर्ड 1/2, तो 2s + 1 इज 2 × 1/2 + 1 दैट इज 2, तो इसके लिए आ गया 2d, ठीक है। तो 6s 4f 2d, या फिर अगर मैं बोलूं S6 4f 2d, तो ये आ गई इनकी ग्राउंड स्टेट टर्म। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एटॉमिक टर्म सिंबल फॉर हीलियम एटम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 1s2। वैसे तो हीलियम के लिए 2s2 आएगा, चलो नहीं 1s2 इज करेक्ट, ओके। तो 1s2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसने दे रखी है, तो उसके लिए टर्म सिंबल कैसे निकालेंगे, तो अगर ऐसे है 1s2 ऐसे ही होगा बेसिकली, तो इसके लिए स्पिन की वैल्यू क्या होती है 0, स्पिन की वैल्यू भी 0 है और L की वैल्यू भी क्या है 0, तो इसके लिए सिंबल S। और अगर स्पिन की वैल्यू 0 है तो 2s + 1 इज 2 × 0 + 1 दैट इज 1, तो 1s। फर्दर अगर J की वैल्यू निकालेंगे, चाहे आप L - S करो चाहे L + S, दैट विल बी 0, तो 1s 0 इज द करेक्ट टर्म फॉर 1s2, तो आंसर सी इज द करेक्ट वन। Next is the term symbol that is not allowed for MP2 configuration। आपको P2 के लिए कॉन्फ़िगरेशन के लिए टर्म सिंबल जो अलाउड नहीं है, तो अब आपको सारे निकालने पड़ेंगे, सिर्फ ग्राउंड स्टेट से काम नहीं चलेगा। तो जब भी P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो कुछ ऐसा होएगा दिखने में वो। अब इसके लिए आपको प्रॉपर LS कपलिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू, P के लिए क्या होती है 1, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू अगेन 1, ठीक है। ऐसी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है अप स्पिन, और सेकेंड की भी क्या है अप स्पिन। तो नाउ कमिंग टू L1 और L2, L1 कैपिटल L क्या होगा L1 + L2 से लेके L1 - L2 तक की सारी वैल्यूज, तो 1 + 1 से लेके 1 - 1 तक की सारी वैल्यूज, तो 1 + 1 इज 2, 1 - 1 इज 0, तो 2, 1, 0, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग सिंबल इज D, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग P, 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग S।
और स्पिन सेम, कैपिटल एस की वैल्यू S1 प्लस S2 से लेके S1 माइनस S2 तक के बीच की सारी वैल्यूज। तो हाफ प्लस हाफ से लेके हाफ माइनस हाफ तक की सारी वैल्यूज। तो हाफ प्लस हाफ इज 1, हाफ माइनस हाफ इज 0। तो जब S 0 होगा तो 2s प्लस 1 की वैल्यू 2 इंटू 0 प्लस 1 इज 1। और अगर s आपके पास 1 होगा तो 2s प्लस 1 की वैल्यू 3। तो पॉसिबल टर्म्स आपके पास कौन सी आ गई? 1s, 1p, 1d, 3s, 3p, 3d। अब इनमें से कौन सी अलाउड होती है, कौन सी नहीं? इसके लिए हमारे पास P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है जिसे हम बोलते हैं अल्टरनेट टिक क्रॉस मेथड। अल्टरनेट टिक क्रॉस मेथड में क्या होता है, आपकी अल्टरनेट टिक क्रॉस लगाने होते हैं 1s से स्टार्ट करके। सबसे पहले ना इनको लाइन वाइज लिख लो, 1s, 1p, 1d, 1 वाली, फिर 3 वाली। लिखना बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में, पहले 1 वाले फिर 3 वाले, 1 वाले भी लाइन वाइज, लाइक s देन p देन d, s p d f, इस वे में। तो स्टार्ट करोगे टिक क्रॉस, टिक क्रॉस, टिक क्रॉस। इस तरीके से आप टिक क्रॉस करते जाओगे। तो जो सी तो टिक वाली टर्म्स है दैट आर अलाउड, तो 1s है अलाउड, यस। 1d है अलाउड, यस। 3p है अलाउड, यस। और जो सी क्रॉस वाली टर्म्स है 3d दैट इज नॉट अलाउड। तो आपको टर्म सिंबल पता करना था जो नॉट अलाउड है, तो आपका कौन सा आ गया? D, 3। दैट इज योर आंसर। Now, the molecule that has an S6 symmetry element, ऐसा वाला मॉलिक्यूल जिसका S6 सिमेट्री एलिमेंट है। तो S6 सिमेट्री एलिमेंट चेक करने के लिए हम सारे के सारे मॉलिक्यूल्स देखते हैं। तो अगर B2H6 की बात करें तो B2H6 कुछ ऐसा होता है। B2H6 का अगर आप पॉइंट ग्रुप, मैं स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करती हूँ तब तक आपके लिए टास्क है कि आप सबके पॉइंट ग्रुप फाइंड करो। वैसे तो पॉइंट ग्रुप फाइंड किए बिना ही ये आ जाना चाहिए आप लोगों का। PH5 is TBP geometry और SF6 is your octahedral। सो ये है आपके पास सारे के सारे मॉलिक्यूल्स मैंने ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो B2H6 अगर आप इसका पॉइंट ग्रुप फाइंड करोगे इट विल बी D2H। और D2H में कोई भी S6, पता है ना S6 होता क्या है? improper axis of rotation that is equal to C6 into sigma perpendicular, जिसमें C6 होएगी। C6 पास करोगे और सिग्मा परपेंडिकुलर पास करोगे। अगर वो पास करने पे आपके पास सेम अपीयरेंस आ रही है देन S6 विल बी प्रेजेंट। तो B2H6 इसका तो पॉइंट ग्रुप ही D2H है, तो C6 कहाँ से ले आओगे? देन कमिंग टू दिस CH4 इज अ टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में भी कोई C6 प्रेजेंट नहीं होती। PH5 TBP ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, इसका पॉइंट ग्रुप क्या होता है? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल वालों का D3, इसमें भी कोई S6 एक्सिस प्रेजेंट नहीं होती। 6 कहां से पास करोगे, ठीक है। और कमिंग टू दिस इज ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल, और ऑक्टाहेड्रल में आप सबको पता है कि आपके पास S6 इज प्रेजेंट। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। द सिमेट्री पॉइंट ग्रुप ऑफ प्रोपाइन, प्रोपाइन का आपको पॉइंट ग्रुप निकालना है। तो सबसे पहले तो पॉइंट ग्रुप निकालने के मैं रूल्स देख लेती हूँ। जब भी आपको पॉइंट ग्रुप कैलकुलेट करना हो सबसे पहले उसमें आप देखते हो प्रिंसिपल एक्सिस। क्या चेक करोगे? प्रिंसिपल एक्सिस। बेसिकली C1, C2, C3, C4, C5, C6, इस तरीके से जो भी आपके पास आएगा दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ n। उसके बाद आप चेक करोगे कि परपेंडिकुलर C2 प्रेजेंट है, अगर तो होंगी तो आपका पॉइंट ग्रुप बनेगा DN जैसा या फिर D जैसा। अगर नहीं होंगी तो आपका पॉइंट ग्रुप आएगा C की टर्म्स में, दैट इज CN की टर्म्स में।
ठीक है। परपेंडिकुलर C2 चेक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में यू हैव टू चेक फॉर सिग्मा एच। अगर तो सिग्मा एच इज प्रेजेंट तो पॉइंट ग्रुप आता है DNH, और अगर CN में सिग्मा एच प्रेजेंट होगा, CN कब आता है जब C2 एक्सिस नहीं होती, तो पॉइंट ग्रुप इज CNH। और इफ सिग्मा एच इज नॉट प्रेजेंट और सिग्मा V इज प्रेजेंट या फिर सिग्मा D, तो पॉइंट ग्रुप आएगा DND। अगर कोई प्लेन ही नहीं है तो सिंपल DN। ऐसे CNH के लिए अगर तो सिग्मा V प्रेजेंट है तो CNV, और ये तब बता रहे हैं जब CNH प्रेजेंट नहीं हुआ, और अगर कोई भी प्लेन प्रेजेंट नहीं तो CN। इस वे से आप पॉइंट ग्रुप को फाइंड कर सकते हैं। तो कमिंग टू प्रोपाइन, दिस इज योर प्रोपाइन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आपको पता है दिस इज योर ट्रिपल बॉन्ड, ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन है। जब भी आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन होगी उस टाइम स्ट्रक्चर क्या होती है, लीनियर। तो क्या मैं इसको कुछ इस वे से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, C CH C H H और H। ये देखने में थोड़ा थोड़ा अमोनिया वाली लुक, लाइक दिस वन, या मैं बोलूँ CHCl3 वाली लुक दे रहा है, तो उसके पॉइंट ग्रुप से भी आप डायरेक्ट डिटर्मिन कर सकते हो। तो वैसे अगर मेरे को देखना हो तो इसमें क्या है, तो साफ साफ दिख रहा है, एक तो इसमें C3 एक्सिस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, C3 एक्सिस। तो आ गया मेरी प्रिंसिपल एक्सिस C3। क्या कोई परपेंडिकुलर C2 है, नो, कोई परपेंडिकुलर C2 प्रेजेंट नहीं है। तो आपका पॉइंट ग्रुप क्या आएगा, C वाली साइड। तो परपेंडिकुलर C2 के बाद आप देखोगे एक तो यहां से पास करता हुआ एक ये वर्टिकल प्लेन है जिसमें ये दोनों हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, फिर एक ये वर्टिकल हाइड्रो प्लेन प्रेजेंट है जिसमें ये दोनों हाइड्रोजन आपस में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, सिमिलरली दिस। तो 3 सिग्मा वीज आर प्रेजेंट, और 3 सिग्मा वीज आर प्रेजेंट, और कोई भी सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं है आपके पास। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट नहीं है। तो C3 इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, कोई परपेंडिकुलर C2 नहीं है तो C की तरफ मूव कर गई। हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ऑल्सो एब्सेंट और सिग्मा V इज प्रेजेंट है, तो C3V ये आ गया इसका पॉइंट ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस N2F2 बिलोंग्स टू पॉइंट ग्रुप। सिमिलरली फिर से पॉइंट ग्रुप निकाला है, तो अगर आप ट्रांस N2F2 की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे। तो प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस देखने से ही मेरे को पता लग रहा है कि इसमें सिर्फ C2 एक्सिस प्रेजेंट है। C2 भी ना, तो अगर मैं इफ आई विल टेक इट से एक्स एक्सिस Y Z, ना ही इसमें एक्स एक्सिस की तरफ कोई C2 एक्सिस प्रेजेंट है, ना ही Y एक्सिस की तरफ, ओनली Z एक्सिस की तरफ। अगर आप अज्यूम कर लो कि ये मॉलिक्यूल है तो यहां से परपेंडिकुलर से जो C2 आएगी दैट इज C2Z इज प्रेजेंट। C2 ही परपेंडिकुलर एक्सिस है, सॉरी C2 ही प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई परपेंडिकुलर एक्सिस आपके पास नहीं है, तो C2 आ गया एंड नो परपेंडिकुलर C2 इज प्रेजेंट। फिर सिग्मा V और सिग्मा H कैलकुलेट करोगे। अब ना ही इसमें ये वाला लाइक XZ प्लेन है, ना ही ऐसे प्लेन पास कर सकते हो, ना ही इसे यहां से कट कर सकते हो, ना ही इसमें YZ प्लेन प्रेजेंट है। कौन सा प्लेन प्रेजेंट है, सिर्फ मॉलिकुलर प्लेन, क्योंकि ये प्लेनर बन रहा है तो ओनली मॉलिकुलर प्लेन दैट इज सिग्मा XY इज प्रेजेंट। अब चेक करो ये मॉलिकुलर प्लेन आपका इस C2 एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये क्या है सिग्मा H। तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, पॉइंट ग्रुप C2H। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, NO बिलोंग्स टू पॉइंट ग्रुप। NO की स्ट्रक्चर होती है ये, लीनियर मॉलिक्यूल है। आपको पता है जब भी लीनियर मॉलिक्यूल होगा तो इसमें कौन सी एक्सिस प्रेजेंट होती है, C इंफिनिटी। अगर आप 0.1 0.2 डिग्री का भी रोटेशन दोगे तो भी मॉलिक्यूल की अपीयरेंस क्या रहेगी, सेम। तो C इंफिनिटी इज प्रेजेंट, ठीक है। फिर C इंफिनिटी के बाद इसमें कोई भी
C2 एक्सिस प्रेजेंट नहीं है, आप चेक कर लो परपेंडिकुलर, क्या ये C2 प्रेजेंट है? नो, इधर N है, नो O है, तो नो परपेंडिकुलर C2 इज प्रेजेंट। फिर C2 के बाद नेक्स्ट स्टेप चेक करोगे सिग्मा एच के लिए, क्या परपेंडिकुलर प्लेन प्रेजेंट है? नो, ये भी प्रेजेंट नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल ही नहीं है। बट इसी तरीके से आपके पास इनफाइनाइट सिग्मा वीज आर प्रेजेंट, जो सारे के सारे सिग्मा इंफिनिटी सी इंफिनिटी में से पास करेंगे, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या आ गया? सी इंफिनिटी वी। तो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू C2V पॉइंट ग्रुप? फिर से आपको पॉइंट ग्रुप चेक करना है कि किसका C2V है किसका नहीं है। तो वन बाय वन सारे लेते हैं। सबसे पहले आपके पास है CH2O, तो इसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरीके से। तो इसमें ये C2 एक्सिस प्रेजेंट है, यस। क्या कोई और C2 आ रही है? नो, कोई परपेंडिकुलर C2 नहीं है। कमिंग टू प्लेन, अगर मैं प्लेन की बात करूं तो एक तो ये वाला प्लेन प्रेजेंट है, और क्योंकि ये प्लेनर स्पीशीज है एक मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई, दिस इज योर जेड, तो इस वाले में C2Y प्रेजेंट है, ठीक है। एक ऐसे वाला प्लेन जा रहा है तो सिग्मा YZ और सिग्मा XY इज प्रेजेंट, और दोनों के दोनों क्या है? वर्टिकल प्लेन्स, और कोई भी हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट नहीं है क्योंकि इसमें, दैट्स व्हाई इसका पॉइंट ग्रुप आ गया C2V। तो यस, इसका तो है। उसके बाद हमको नेक्स्ट भी चेक करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास ऑल ऑफ दिस वाला ऑप्शन भी है। कमिंग टू दिस, इस वाले में अगर आप देखो तो ये आ गई C2 एक्सिस, यस। क्या और कोई परपेंडिकुलर C2 है? नो, और कहीं से भी C2 पास नहीं कर रही। और इसमें भी एक तो ये वाला प्लेन, क्योंकि ये प्लेनर स्पीशीज है, एक मॉलिक्यूलर प्लेन, सिर्फ यही दो प्लेन प्रेजेंट है विच आर एक्टिंग है सिग्मा वी, तो यस, इसका भी पॉइंट ग्रुप क्या आ गया? C2V। लास्ट है H2S। H2S इज सिमिलर टू वाटर, वाटर का वैसे पता है क्या होता है? C2V, तो H2S का भी C2V आएगा। सेम इसके जैसे है, क्या प्रेजेंट है? C2 प्रेजेंट है, एक ये वाला सिग्मा V प्रेजेंट है, एक ये वाला सिग्मा V प्रेजेंट है, तो इसका भी पॉइंट ग्रुप क्या आ गया? C2V। तो ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेटिव रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस ऑफ आयोडाइड्स, इनकी सॉल्वोलिसिस के ऑर्डर पता करने हैं। अब आपको पता है जब भी हम सॉल्वोलिसिस की बात करेंगे तो उसमें चलता है SN1 मैकेनिज्म, और SN1 मैकेनिज्म में रेट किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जितना भी आपके पास कार्बोकेटायन स्टेबल होगा उतना ही रिएक्शन क्या होगी? फास्ट। तो अब अगर हम सब में से आई को रिमूव करते हैं तो क्या होगा? इसमें से अगर आई जाता है तो कुछ इस टाइप का एनायन बनेगा, लाइक दिस वन, विच इज 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, 4 अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबलाइज्ड है। फिर अब बी की बात करते हैं, अगर मैं बी में से आयोडीन को कर दूं रिमूव, ये आएगा, क्या ये स्टेबल है? नो। आपको पता है ना, पॉजिटिव चार्ज कांट रिलाई ऑन द कार्बन कैरिंग डबल बॉन्ड, हाईली अनस्टेबल स्पीशीज होती है, क्योंकि आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन के कारण मोर द एक्सक्रिप्टर मोर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज होल्ड नहीं कर सकता, तो दिस इज तो अनस्टेबल। और कमिंग टू दिस, अगर आप इसमें ध्यान दो, जैसी ऑक्सीजन जाएगा, जैसी आयोडीन जाएगा तो ऑक्सीजन के पास ना लोन पेयर है, तो ये साथ ही साथ यहाँ पे कर देगा अटैक, रिजल्टिंग इन एनजीपी, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगी लोन पेयर से। और ये क्यों हो रही है? क्योंकि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होने के बाद जो आपके पास रिंग बनेगी वो कितनी बन रही है? 1 2 3 4 और 5 मेंबर रिंग बन रही है, स्टेबल रिंग फॉर्मेशन हो रही है, तो एनजीपी हो सकती है। तो अब अगर सॉल्वोलिसिस का ऑर्डर बताना हो तो कार्बोकेटायन जिसमें एनजीपी हो रही है दैट इज
ऑलवेज फास्ट वन, तो सी सबसे आगे। देन ये तो अनस्टेबल था, ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबल था। देन ए, देन बी, दिस इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए, तो आंसर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज दिस, द रिएक्शन गिवन बिलो प्रोसीड्स टू, ये रिएक्शन दे रखी है, बताना है किस तरीके से होगी, इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। बात करते हैं, ये आपके पास रिएक्टेंट है, दो रिएजेंट दे रखे हैं। सबसे पहले तो I2 विद की है, आपको पता है डबल बॉन्ड है, I2 है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजनेशन तो आयोडीनेशन होगी। तो लेट अस से मेरे पास ये है, दिस वन इज योर स्पीशीज। जब ये I2 के साथ रिएक्ट करेगा, पता है ना, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, दिस विल लीव। तो I2 के साथ रिएक्ट करने के बाद बात आती है स्टीरियो की। तो जब भी आपके पास ब्रिज्ड कंपाउंड होते हैं तो आप देखते हो ये वाली पोजीशन, दिस वन ब्रिज हेड पोजीशन, अगर तो ये ऑक्यूपाइड होती है, इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, फिर हम करवाते हैं एंडो अटैक। पर इफ दिस इज अनऑक्यूपाइड, सिंपल हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट, तो अनऑक्यूपाइड, तो हम करवाते हैं एक्सो अटैक। क्योंकि अब हमारे पास ये वाली पोजीशन अनऑक्यूपाइड थी, तो वी विल डू द कौन सा अटैक, एक्सो अटैक, अपवर्ड्स को। तो ये आई आपका बनेगा अपवर्ड्स को, तो सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच। फर्दर अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में NaHCO3 इज प्रेजेंट, दिस इज अ बेस। बेस का काम क्या है, एसिडिक प्रोटोन रिमूव करना, तो ये ले जाएगा। तो हम यहीं पे कर देते हैं कि अगर बेस एसिडिक प्रोटोन ले जाएगा, बेस क्या करेगा, अपना एसिडिक प्रोटोन रिमूव करेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये रिंग ओपनिंग करनी है ना, तो ये रिंग ओपनिंग कैसा मैकेनिज्म चलेगा यहाँ पे, SN2, SN2 मतलब बैक साइड अटैक। तो अगर ये ऑक्सीजन बैक साइड से अटैक करेगा, यानी कि नीचे से, तो रिंग ओपन होने के बाद आपके पास कैसा प्रोडक्ट बनेगा, ये आई अपवर्ड्स, और ये ऑक्सीजन ये आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, यही प्रोडक्ट दे रहे हैं वो, बन गया। तो इंटरमीडिएट कौन सा बन के आया, A1, ए। और ये पता है ना CO नेगेटिव बेस है, तो एसिड प्लस बेस सॉल्ट बनेगा, तो COONA बन जाएगा। तो A इज योर करेक्ट आंसर। 17th question. For a diatomic molecule AB, the energy for rotational transition from J is equal to 0 to J is equal to 1 state is 3.9. The energy for the rotational transition from J is equal to 3 to 4 could be. तो अगर मैं बात करूं रोटेशनल स्पेक्ट्रा में, डेल्टा E फॉर J टू J प्लस 1, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2B J प्लस 1। तो उसने बोला डेल्टा ई की वैल्यू 0 से लेके 1 तक, दैट इज 2B J प्लस 1 कितना है 1, 3.9, तो 2B की वैल्यू कितनी आ गई 3.9 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यू हैव टू फाइंड डेल्टा ई फॉर 3 to 4, दैट इज 2B J प्लस 1, J प्लस 1 कितना है 4, तो 2B इज 3.9, 3.9 इंटू 4 कितना होता है 15.6, तो 15.6 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द CO बॉन्ड लेंथ इज 120 पिकोमीटर। आपको CO बॉन्ड लेंथ दी रखी है कार्बन डाइऑक्साइड की 120 पिकोमीटर। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी क्लोज टू masses of C and O are given. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो मिस्टेक करेंगे, क्वेश्चन देखते ही I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर लगा देंगे। म्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, उन्होंने कार्बन का भी दे रखा है आर का भी, तो 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 करके करने लगोगे सॉल्व, और आंसर आ जाएगा गलत। आप ये भूल रहे हो दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो ये नहीं अप्लाई करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल।
तो जब भी आपके पास ये होता है इस टाइप का फॉर्मूला AB2, तो उस केस में आई की वैल्यू क्या होती है 2 mb r²। अब इसका क्या होगा 2 मास ऑफ साइड वाले एटम कौन है ऑक्सीजन इंटू r²। आर की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 120 पिकोमीटर। तो अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करूं 120 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁻27 इंटू आर। इसको मैं 1.2 इंटू 10⁻⁻10 भी लिख सकती हूँ। यस, मेक श्योर कैलकुलेशन करते टाइम कि सारी कैलकुलेशन आप खुद से करो, क्योंकि कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड इन योर एग्जाम। तो 2 इंटू 2.5 इज 5 और 1.44 10⁻⁻10 का स्क्वायर 10⁻⁻20। अब ये कैलकुलेशन सिंपल मल्टीप्लीकेशन है ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 1.44, ये तो हम खुद से कर सकते हैं। तो इट विल बी 7.2 इंटू 10⁻⁻47 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन मस्ट बी डन बाय योरसेल्फ, नॉट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। द सिमेट्रिक रोटर अमंग द फॉलोइंग। अब आपको पता है ना रोटर मॉलिक्यूल्स अपने अलग अलग टाइप के पढ़ रखे हैं, तो सिमेट्रिक रोटर कौन से होते हैं। बेसिकली सिमेट्रिक रोटर मॉलिक्यूल के लिए यू हैव टू फॉलो द कंडीशन। क्या कंडीशन होती है सिमेट्रिक रोटर मॉलिक्यूल के लिए कि आई ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और आई बी शुड बी इक्वल्स टू आई सी। आई ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, आई बी इक्वल टू आई सी। ये वही है जिसमें आप प्रोलेट और ओबलेट करते हो। तो इनके लिए कंडीशन होती है कि जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में इनका जो पॉइंट ग्रुप होता है दैट विल बी n इज ग्रेटर देन 2। हालांकि एक्सेप्शन भी होती है, एलीन वाला केस होता है इसमें, पर मोस्टली इसका पॉइंट ग्रुप क्या होता है n इज ग्रेटर देन 2। तो अगर मैं CH4 की बात करूं टेट्राहेड्रल है, ये तो आपको वैसे भी पता है स्फेरिकल मॉलिक्यूल है, तो ये तो नहीं हो सकता। CCl4 भी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल आ गया स्फेरिकल। तो डिसाइड इन दोनों में से करना है। CH3Cl, CH3Cl का अगर पॉइंट ग्रुप निकालोगे C3V, CH2Cl2 अगर इसका पॉइंट ग्रुप निकालोगे तो C2V। तो यहाँ से मेरे को पता लग गया कि पॉइंट ग्रुप में n मस्ट बी ग्रेटर देन 2, तो CH3Cl इज द करेक्ट आंसर। मोरओवर ये एग्जांपल आपने कर रखी है कि ये प्रोलेट मॉलिक्यूल है। प्रोलेट कौन से होते हैं, शटल टाइप स्ट्रक्चर होती है। तो जितने भी ऐसे हैं CH3Cl, Br, I, CH3Cl सारे क्या है प्रोलेट मॉलिक्यूल्स को बिलोंग करते हैं C3V पॉइंट ग्रुप वाले। तो ये आगे एग्जांपल इसमें। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Jmax when rotational constant value is 1.566 सेंटीमीटर इनवर्स एट 300 केल्विन। तो Jmax कैलकुलेट करने के लिए इसका आना चाहिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला इज KT डिवाइडेड बाय 2BHC माइनस ऑफ हाफ। बस फॉर्मूला अप्लाई करो और हो जाएगा। तो K की वैल्यू कितनी गिवन है, नहीं गिवन, तो 1.38 इंटू 10⁻⁻23। टेम्परेचर इज गिवन 300 डिवाइडेड बाय 2। B की वैल्यू इज गिवन 1.566। H क्या होता है आपका 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू C। मेक श्योर क्योंकि ये आपका सेंटीमीटर इनवर्स में है, तो C की वैल्यू क्या पुट करोगे 3 इंटू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 माइनस हाफ इज 0.5। अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला था, डायरेक्ट आंसर आएगा, बस लेंथ ही क्या है इसकी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपको खुद से जरूर करनी पड़ेगी। आफ्टर सॉल्विंग दिस इट विल बी 66.4 माइनस 0.5, जिसका अंडर रूट आ जाएगा 8.15 माइनस 0.5, तो इट विल बी इक्वल टू 7.65। तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बस ध्यान से करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स में नॉट शो रोटेशनल स्पेक्ट्रम। तो अगर आपको याद हो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करने के लिए, रोटेशनल स्पेक्ट्रम को शो करने के लिए यू हैव अ कंडीशन। क्या कंडीशन होती है रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करने की
द मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट, उस मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट हो। तो हम चेक कर लेते हैं किसमें नहीं प्रेजेंट। N2 है नाइट्रोजन, किसमें कोई डाइपोल मोमेंट है? नो। तो यहीं से पता लग गया कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो नहीं करेगा। बाकी CO है, यस, सी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यस। NO है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यस। HF है, F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यस। ये सारे के सारे क्या है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करेंगे। तो कौन नहीं करेगा? नाइट्रोजन। In the EPR spectrum of tetragonal copper-2 complex, J parallel is greater than J perpendicular. The unpaired electron reside in the orbital. उसने बोला कि G parallel ये बड़ा है G perpendicular से, G parallel is greater than your G perpendicular. तो अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें होगा? तो अगर आपको याद हो, ESR में हमने किया था, जब भी आपको ये वाली कंडीशन दी होगी कि G parallel is greater than G perpendicular, you have to consider the case of elongation. और अगर आपको G parallel perpendicular ग्रेटर दिया होता G parallel से, तो कौन सी कंडीशन लेते? कंप्रेशन की। अब नॉर्मली D में इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपके एलिमेंट्स कैसे सेपरेट करते हैं? T2G और EG ऑर्बिटल्स। पर इलोंगेशन, जब टेट्रागोनल इलोंगेशन होगी तो स्प्लिटिंग कैसे होगी? इस तरीके से। कैसे होती है? dxz और dyz नीचे, देन dxy, देन dz स्क्वायर, देन dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब कॉपर 2 है तो 3D लाइन कॉन्फ़िगरेशन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन किस वाले ऑर्बिटल में प्रेजेंट है? dx square minus y square. So option number B is the correct answer. Now, in 57 iron Mosbier experiment, source of 14.4 kilo electron volt equivalent to this is moved towards observer at a velocity of this. The shift in the frequency of this sample. आपको फ्रीक्वेंसी शिफ्ट निकालनी है, दैट इज डेल्टा वी की वैल्यू। तो ये किसके इक्वल होती है? डेल्टा न्यू की वैल्यू, v इंटू न्यू डिवाइडेड बाई सी। अभी v न्यू c है क्या? ये चेक करेंगे। ये v क्या होती है? वेलोसिटी, कि किस वेलोसिटी से आप सोर्स को मूव कर रहे हो। वेलोसिटी ऑफ सोर्स विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरफ सोर्स को किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हो। बेसिकली दिस वैल्यू, दिस फ्रीक्वेंसी, ये क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की कितनी फ्रीक्वेंसी है। और c क्या होती है आपके पास? स्पीड ऑफ लाइट। तो करते हैं फिर। आपके पास v की वैल्यू गिवन है 2.2 मिलीमीटर पर सेकेंड, तो इट विल बी 2.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। फिर आपके पास फ्रिक्वेंसी की वैल्यू गिवन है 3.48 इंटू 10⁻12 मेगा हर्ट्ज, तो इसको भी स्टैंडर्ड में कर लें। 3.48 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। और c की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कैसे निकलेगी? 2.2 इंटू 10⁻³ 3.48 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई c की वैल्यू इज 3 इंटू 10⁸। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 5 इंटू 10⁻7 हर्ट्ज, दैट इज 25.5 into 10⁻6 hertz, that is 25.5 megahertz. So B option is your correct answer. Answer number B. Next question. The correct order of isomeric shift in Mossbier spectrum. Iron source की बात कर रहे हैं, तो you are having iron 2, iron 3, iron 4. तो आयरन के केस में अगर मैं आइसोमेरिक शिफ्ट दैट इज डेल्टा की बात करूं, इन केस ऑफ आयरन, तो जो डेल्टा वैल्यू है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर तो आपकी डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होएगी तो डेल्टा क्या होएगी, इंक्रीज, और अगर एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होएगी तो डेल्टा इंक्रीज होगी। तो मैं सबकी कॉन्फ़िगरेशन देख लूँ, आयरन 2 इज 3d6, 3 इज 3d5, 4 इज 3d4। तो अलोंग द सीरीज आपकी जो डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, इट मींस डी में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज डिक्रीजेस, तो डेल्टा की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा आयरन 2 की, देन आयरन 3, देन आयरन 4। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। लास्ट वन, द नंबर ऑफ लाइंस इन ESR स्पेक्ट्रम ऑफ CD3। CD3 में ESR स्पेक्ट्रम में कितनी लाइंस हैं? तो सबसे पहले तो CD3 की बात करूं तो इसमें एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही आपके पास मेन लाइन आएगी। और स्प्लिटिंग की बात करूं तो स्प्लिटिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2ni+1। तो 2n, ड्यूटेरियम कितने हैं आपके पास, 3, आई की वैल्यू 1+1, तो 6+1 इज 7। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कैसे फाइंड करते हैं, फाइन स्प्लिटिंग इनटू हाइपर फाइन, 1 into 7 दैट इज 7। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ जाएंगी, 7। तो ये मॉक टेस्ट भी हमारा यहाँ पे होता है फिनिश। आई होप कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। थैंक यू।